एक गांव और ढाणी से उठकर जिस तरह से इन्होंने प्रशासनिक सेवा के अंदर आज काम कर रहे हैं, तो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जैसे भाई आशीष जी पूनिया और हमारे मध्य दीपक जी कड़वासरा, हमारे युवा नेता, और साथ ही मंच पर विराजमान है हमारे बीच रुगाराम जी, और सभी मंच पर बैठे यहाँ पर अतिथिगण और उपस्थित सभी वीरांगनाएं और आए हुए सभी यहाँ पर जितने भी अभिभावक हैं, हमारे जो कैडेट्स हैं उनकी माताएं भी आई है, और साथ ही पूर्व के जो एनसीसी के कैडेट हैं और सभी मीडिया के बंधु और सभी उपस्थित यहाँ पर जो हमारे कैडेट्स साथीगण हैं। आज मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आज इस क्षेत्र के अंदर हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये आपने अपने इस मंच के ऊपर आज देख लिया। जिस प्रकार से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मैं इसके लिए विशेषकर आदर्श किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी ताली बजाकर इनका स्वागत करें, क्योंकि आदर्श किशोर जी को मैं कई वर्षों से जानता हूं और मेरा ये कार्यक्रम में आना कोई पहली बार नहीं है। मैं इस महाविद्यालय के अंदर कई बार आया हूं, इस कार्यक्रम के अंदर भी आया हूं, और इस कार्यक्रम के अंदर प्रतिवर्ष नया नया निखार होता जा रहा है, नए नए इवेंट्स साथ जोड़े जा रहे हैं, जिसके अंदर आपने संस्कृति को भी झलक देखा, तो सेना के कौशल को और शौर्य को भी आपने देखा, और कई प्रकार के इवेंट्स इसके अंदर जोड़े जा रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये निरंतर बढ़ती हुई एक क्रम में एक श्रृंखला है कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं एनसीसी के अंदर था, उस समय इतने न तो सुविधाएं थी और ना ही ऐसे अच्छे इक्विपमेंट, उस समय हथियार हमारे पास होते थे। .22 की बंदूक या 303 की बंदूक से हमें फायरिंग करनी पड़ती थी, और हम भी उसी से करते थे। देश के बॉर्डर के ऊपर भी सैनिक भी उसी 303 बंदूक का उपयोग करते थे। और आज जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ पर गन मशीन लेकर और जिस प्रकार से अन्य अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर यहाँ के हमारे जो कैडेट्स हैं वो भी यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो वहीं पर देखा जाए तो देश के बॉर्डर पर भी आज भारत हथियारों के क्षेत्र में दुनिया में कहीं किसी से पीछे नहीं है। सबसे अग्रिम पंक्ति में अगर कोई नाम आता है हथियार के क्षेत्र में, तो वो भारत का आता है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यहाँ पर एनसीसी के अंदर और जो कैडेट्स थे और स्काउट के भी हमारे यहाँ पर जो है, जो एक तरह से हम देख रहे थे अनुशासन के अंदर, ये अनुशासन हमारे जीवन के अंदर हम निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर बनाए रखें। अनुशासन हमारे जीवन के अंदर सबसे जरूरी है। मैं भी एनसीसी के अंदर था, उस समय सीखा, उसको मैंने कोशिश की कि मैं मेरे जीवन के अंदर कैसे धारण करूं। प्रयास करते करते आज यहाँ तक पहुंचे। निश्चित रूप से कोशिश करते हैं वही अनुशासन वही रखने का प्रयास करें हम। ये जरूर है कि पहले का समय अलग था, अभी का अलग है। मैंने एक बार बीच में अनुशासन तोड़ा भी था। हुआ क्या था मैं बताऊं आपको। अनुशासन एनसीसी के अंदर जरूरी है, मैंने किया वैसा आप सब मत करना। मैं क्या हुआ, एक बार कॉलेज के अंदर जब मैं एनसीसी के अंदर मेरा यहाँ से चयन हुआ फायरिंग के लिए, राष्ट्रपति अवार्ड के लिए जाना था। उस समय कंपटीशन चल रहा था, तो मालोत्रा कॉलेज स्कूल के अंदर मैं पढ़ता था, वहां से मेरा चयन हुआ और मैं बाड़मेर आ गया। बाड़मेर मेरा 10 दिन प्रशिक्षण हुआ। बाड़मेर के अंदर या पहाड़ियों के बीच में हमने फायरिंग की, यहाँ से चयन हुआ, और फिर जब जोधपुर जैसे पहुंचा बैजर के अंदर, वहां भी हमारे 15 दिन या 20 दिन का प्रशिक्षण था। तो वहां पे क्या हुआ कि हम सभी फायरिंग के लिए गए थे किसी क्षेत्र में आगे पहाड़ों के बीच में, और बीच में एक तालाब था। उस तालाब के पास से हम गुजर रहे थे, तो सभी कुछ हमारे साथ में जो सैनिक थे जो प्रशिक्षण दे रहे थे वो भी थे। तो हमने उस समय कुछ ऐसी चीजों को लेकर कि हमारे को पैदल क्यों चलाया जा रहा है इतना,
हम वहां तक या जाएंगे तो यहाँ रास्ते में कांटे हैं, भुट्टे, उसमें भुट बहुत होते थे। उन्होंने फौजी साहब ने कह दिया कि तुम्हें तो जाना है, यहाँ पर मैंने जो कह दिया वही आदेश है। हम लगभग 20-25 लड़के थे, कुछ बहनें भी थी हमारे उसमें साथ में। तो हम सब ने जब गए आगे, तो उसके बाद में जब जा रहे थे, तो उसके बाद में हम जब उनका कहना थोड़ा नहीं माना, तो फौजी साहब हो गए नाराज। और नाराज होने के बाद में उन्होंने कहा कि आप यहां से बंदूक उठाओ और उठाकर दोनों हाथ में रखो, और जो 1 किलोमीटर दूर तालाब है, उस तालाब के बीच में जो यहाँ पर भैंस खड़ी है, कोई 4, 15 या 20 भैंसें खड़ी थी, उनके हाथ लगा के वापस आओ। अब हम वहां से भागे, और वो बुट थे, तो बुट का दब क्या है, वो तो लगने ही थे। तो ऐसे करते करते जब हम वहां नजदीक पहुंचे, तो भैंसें भाग गई। हम फिर पीछे भागे, तो वो भैंसें जाके तालाब में चली गई, पानी के अंदर। अब हमें तो किसी को तैरना नहीं था, हम वहां जाके हाथ कैसे लगे, हम बाहर से वापस आ गए। वापस आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने भैंस का हाथ नहीं लगाया। कैसे नहीं लगाया? तो वो पानी में चली गई, हम कैसे लगाए? कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो रिजल्ट चाहिए। हमने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है। और ऊपर से वो सरदार जी भी थे, फौजी और सरदार जी, फिर तो आप सोच लो कितने क्या हुआ होगा हमारे साथ। और उसके बाद में मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, हमने वहां पर हड़ताल कर दी। हमने कह दिया हम बंदूकें ले ली और पैदल रवाना हो गए 10 किलोमीटर तक। उनको भी डर था कि बंदूक लेके निकल पड़े, ज्यादा थे हम लोग। तो फिर वो गाड़ी पीछे धीरे धीरे चलाते रहे, हम कैंप तक आए। और कैंप में आए, वहां पर हमने कहा हड़ताल कर दी, हम खाना नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल। अब भूख हड़ताल की 4-5 घंटे शाम को खाया नहीं। दूसरे दिन भी निकल गया। दूसरे दिन सीओ साहब आए कि भाई क्या बात है, आप लोग खाना नहीं खा रहे हो? हमने कहा भाई खाना तो हम नहीं खाएंगे, हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ, हमारे इस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार किया गया। ऐसे करके धीरे धीरे बहस और बढ़ती गई। तो हमारे साथ में एक नीलम देशवाल एक बहन थी, वो भी वहां पर हमारे साथ ही थी। उसमें वो भी बातचीत बार्गेनिंग जैसे हो रही है, हम भी बोल रहे थे आपस में। अंतरा भी बड़ी मजे की बात है, सुनो आप। तो हमने उनको कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ, जब तक वो फौजी साहब सरदार जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा फौज में हड़ताल नहीं होती है भाई, तो ये फौज ही है, एनसीसी आप मत समझो, यहाँ अनुशासन है, अनुशासन में रहो। काफी देर 1 घंटा समझाया, लेकिन हम जब समझे नहीं, तो उसके बाद में उस नीलम को सीओ साहब ने कहा देखो बेटा ये बात अच्छी नहीं है। तो नीलम ने कहा बेटा घर पे या मैं कैडेट हूं और आप मेरे सर हो, क्योंकि वो उनकी बेटी थी, हमें पता नहीं था वो उनकी बेटी है। उसने जैसे ही कहा कि सर वर बेटा पापा का रिश्ता घर पे है या मैं कैडेट हूं, मैं कैडेटों के साथ में हूं, इतना कहते ही सीओ साहब ने कहा अच्छा अब मैं सर हूं। अब फौज का अनुशासन लागू होता है और सबको कहा कि जितनी बंदूक के अंदर आपके हाथों में रॉड लेके पड़ी है वो रोड़े निकाली और कहा इसको मारो साहब। और वो रोड़े हमारे जिस तरह से शरीर के ऊपर चिपकनी शुरू हुई, हमने तो रसोई का सीधा मुंह देखा और भागे जाके कहा कहाँ रोटी है तो फटाफट खा लेते हैं। सबके रोड चिपी शरीर के ऊपर। और उसके बाद में हमने कभी कानून तोड़ने का, नियम तोड़ने का प्रयास नहीं किया और एनसीसी के अंदर फिर आगे चयन भी हुआ, प्रमोशन आगे गए सब जगह। लेकिन उस बेस के लड़के आज भी जब भी मिलते हैं तो वो कोई न कोई पोस्ट पे बहुत अनुशासित हैं। तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि फौज के अंदर हम आधा काम तो यहाँ सीख लिए एनसीसी के अंदर रहकर, और निश्चित रूप से मैं तो कहना चाहूंगा कि अनुशासन में रहें। आज इतनी सुविधाएं जो है, पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। इतनी सुविधाएं मैंने तो वास्तव में देखा है कि आज यहाँ पर हम सब, आज इतने परिजन भी आए, बहुत खुश हो रहे थे यहाँ पर जब अपनी बेटी को, अपने बेटे को वे इस वर्दी के अंदर देखते हैं और देखकर। और यहाँ पर जैसा अभी आदर्श किशोर जी ने कहा भी, और इसके बाद में यहाँ पर जब मैंने पूछा भी, तो बेटियों की और बेटों की एक ही चिंता थी कि हमें लगातार पढ़ना है और पढ़ के आगे बढ़ना है। और ये मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में अपन स्वयं के लिए करें,
लेकिन स्वयं के साथ साथ जब आवश्यकता पड़े तो हम देश के लिए भी करें। ये निश्चित रूप से इससे अंदर हम सीख कर गए। आज आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर जिस प्रकार से लगातार हमारे केंद्र की सरकार की ओर से हो, चाहे राज्य की सरकार की ओर से ये प्रयास किए जाते हैं कि हम आने वाले समय के अंदर हमारे जो युवा हैं उनको, युवाओं को कैसे अपने पैरों के ऊपर खड़े करें, हम उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, कैसे वो देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। इस प्रकार से मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से होना चाहिए। और मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आने वाले कल में ये जो भारत का भविष्य है वो हमारे हाथों में है। आज से 30-40 साल पहले का जो भारत है या हमारा ये रेगिस्तान का जो दोहरा का प्रदेश है, इसके अंदर हमारी विषम परिस्थितियां थी। ना इतनी यहाँ पर सुविधाएं थी, ना यहाँ पर सारा कुछ आने जाने के साधनों की भी समस्या हुआ करती थी। लेकिन आज सारी इतनी सुविधाएं हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अच्छी पढ़ाई करना, अपने समय को भी जाया नहीं करना। आप एनसीसी के अंदर अनुशासन तो सीखे हैं, आप यहाँ पर स्काउट के तौर पर भी आपने सीखा है, लेकिन ये जो पास की दूसरी जो एक्टिविटी है ये तो हमारे जीवन में है ही, लेकिन पढ़ाई को हमें नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार से हमारे बीच में अभी IPS बैठे हैं आशीष जी, ये आज यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ से एक गांव के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़कर उन्होंने कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाई की। कई बार ऐसा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला ही नौकरी लगता, लेकिन इन्होंने एक सरकारी गांव की स्कूल के अंदर पढ़ाई करके और मेहनत करके आज IPS बनना, मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से ये एक उदाहरण है, एक हमारे लिए प्रेरणा की क्या हम भी किसी से कम नहीं है। हमें पढ़ाई के ये समय है हमारे पास में, इस समय को जाया नहीं होने देना है। ये वक्त जाने के बाद किसी का इंतजार, कभी वक्त इंतजार नहीं करता। आज यहाँ पर जो ये परिजन बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, ये चाह रहे कि मैं IAS बन जाऊं, IPS बन जाऊं, तो ये नहीं बन सकते क्योंकि इनका समय गुजर चुका है। लेकिन आपके पास में ये समय है, आपके पास में एक एक मिनट को बचाते हुए और ये समय आपका इंतजार कर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना है। ये लक्ष्य लेके चलेंगे तो हम आपको मंजिल निश्चित रूप से चूमेंगे। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज ये जो माँ बाप बैठे हैं, यहाँ पर जो परिजन आए हैं, उनकी आपके प्रति बहुत आकांक्षा है, बहुत उम्मीदें हैं और उस उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना है। आज यहाँ पूर्व के हमारे जो बैठे भाई NCC कैडेट्स हैं, ये भी किसी न किसी जगह जाकर स्थापित हुए, वहां पर अपने, चाहे उन्होंने बिजनेस किया हो, चाहे नौकरी के अंदर गए हो। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि यही कार्यक्रम अगर किसी दूसरे स्थान पर या दूसरे विद्यालय के अंदर होता तो आज यहाँ पर 10 लोग उठते, 10 लोग जाते आते, बैठते, पेशाब करने जाता, कोई पानी पीने जाता, कोई किसी काम, कोई निकल जाता। लेकिन आज मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि पूर्व के जो हमारे कैडेट्स हैं वो भी उसी अनुशासन के अंदर बैठे हैं जिस अनुशासन के अंदर ये बैठे हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में इस देश के अंदर लगातार जिस प्रकार से सेना को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज देश के अंदर चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे आज हम चांद पर पहुंच गए और आने वाले समय के अंदर और ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ये आज हमारे पड़ोसी देशों को आप देख लो, एक वही देश जो कभी हमारे सामने गुर्राता था, जिसको दूसरे देश हथियारों से उनका सपोर्ट किया करते थे और उनका सपोर्ट इसलिए करते थे कि वो किसी न किसी प्रकार से भारत को कमजोर करने के लिए उनका सहारा लिया करते थे। और लेकिन आपने अब देखा होगा कि आज उनको कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद न तो उनका कोई सपोर्ट कर रहा है और ना ही कोई उनका सहयोग कर रहा है। और आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि कभी हमारे सामने आकर घुराने वाला आज वही पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर दुनिया के अंदर घूम रहा है, लेकिन उसको कोई भीख देने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर पड़ोसी दुश्मन देशों को लाके खड़ा कर दिया है। इसलिए इसके पीछे कारण है तपस्या है इस देश के लिए, जो जिस प्रकार से काम हुआ है। आज जो हथियार हम दूसरे देशों से खरीदा करते थे एक समय, लेकिन आज हम हथियार बेचने वाले, दुनिया को देने वाले बन चुके हैं।